कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठे हुए थे। यह बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने बुलाई थी। यह मतलब ओआईसी ने यह बैठक बुलाई थी। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी। आज की मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को लेकर बात की है। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसे जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इजराइल को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी देश यह ना सोचे कि वह गाजा युद्ध से बचा रहेगा। रविवार को ये बैठक हुई है ओआईसी की, जिसमें इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की है और जो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक बंद कमरे में मीटिंग की और बातें की हैं। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अरब लीग 22 अरब देशों का एक संगठन है। इसे 1945 में बनाया गया था। इसका मकसद अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, उनकी एकता मजबूत करना और उनके साझा हितों की रक्षा करना है। वहीं ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे 1969 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। इजरायल ने 9 सितंबर कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हय्या बच गया, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई जो बाकी दूसरे थे। इसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा था कि इजरायल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। मतलब नेतन्याहू ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली थी। जब यह हमला हुआ तब हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। हमले के बाद कतर ने इजरायल की कड़ी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया था और कहा था कि यह सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी ओर इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस कार्रवाई की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजरायल से छूट नहीं मिलेगी। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ और इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के सही फैसले और सटीक निशाने की सराहना की थी और कहा था कि आतंकवादियों को इजरायल के लंबे हाथों से कभी भी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। इजरायल के राजदूत डेनी डेनन ने शुक्रवार को यूएन महासभा में कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमले का बचाव किया। उन्होंने फ्रांस ब्रिटेन की आलोचना की। डेनन ने कहा कि 2014 से लेकर 2022 तक फ्रांस ने माली, चाड, बुर्किना फासो और मॉरिटेनिया में आतंकवादियों पर हमले किए। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। अगर ये काम उस वक्त जायज थे तो इजरायल का हमला भी सही है। इजरायल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या इजरायली खून की कोई कीमत नहीं है क्या? दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। इसके बाद कई देशों ने इजरायल की आलोचना की थी। डनन ने कहा कि 9 सितंबर को इजरायल ने दोहा में एक सटीक हमला किया था। यह हमला हमास नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था, जो सालों से इजरायल के खिलाफ हमलों की योजना बनाते रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये लोग कोई मान्य राजनेता या डिप्लोमेट्स नहीं थे, बल्कि आतंक के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में नरसंहार की योजना बनाई थी। उन्होंने आम लोगों की हत्या की, बच्चों का अपहरण किया था और महिलाओं का बलात्कार किया। डनन ने कहा कि जब इजरायली सुरक्षित कमरों में छिपे हुए थे, तब हमास के नेता टेलीविजन पर लाइव आकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे।
इजरायली राजदूत ने यरूशलेम के रामोट जंक्शन पर हालिया हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमास आतंकवादियों ने यहां एक बस स्टॉप पर गोलीबारी की, जिसमें 6 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिसमें 25 साल का एक लड़का, एक यहूदी पुजारी और एक 8 महीने की गर्भवती महिला शामिल थी। ये नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं, भविष्य हैं जो छीने गई हैं। हमास ने तुरंत ही इन हत्यारों को हीरो कहा और पूरी जिम्मेदारी ली। डनन ने बताया कि 48 निर्दोष लोग अभी भी हमास की कैद में हैं और उनके परिवार दर्द में है। 700 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हमास इन बंधकों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास मना कर रहा है। ये समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि बंधक और गाजा के लोग मुश्किल झेल रहे हैं। कतर लंबे वक्त से हमास नेताओं को शरण देता रहा है, जबकि ये हमलावर आतंकी हमले की प्लानिंग बनाते रहे हैं। या तो कतर हमास को बाहर निकाले या उन्हें कटघरे में लाए, नहीं तो इजरायल ऐसा करेगा जैसा 9/11 हमलों को उदाहरण देते हुए अमेरिका ने किया था। जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था तो सवाल यह नहीं था कि उसे क्यों मारा गया, बल्कि सवाल यह था कि उसे शरण क्यों दी गई। इसी तरह आज सवाल यह है कि हमास नेताओं को शरण क्यों दी गई, जबकि बंधक और गाजा के लोग तकलीफें झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल का संघर्ष सिर्फ इजरायल का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, सभ्यता और न्याय का संघर्ष है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक बंधक सुरक्षित वापस नहीं आ जाते और आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में शरण नहीं मिलेगी।